जी हाँ दोस्तों, यस स्मार्ट करियर पॉइंट पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश के जो सामान्य परिचय है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हम लोग पूरी बातें कैसे समझना है, अपने मध्य प्रदेश को कैसे जानना है, तो इसके पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें पहले समझा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों, इस बात को हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ अगर हमें पढ़ना है, तो उसकी बेसिक पूरी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो अपन मध्य प्रदेश के जो मैप के बारे में मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। ये आप लोग देख पा रहे हैं, इस वीडियो के रिलेटेड में अगर हम बात करते हैं, ठीक है? तो देखिए, ये मध्य प्रदेश अपना ये छोटा-सा मध्य प्रदेश है, हो सकता है उतनी ज़्यादा क्लियरेंसी यहाँ पे नहीं हो पाया है ना लिखने में, लेकिन आप समझिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश की पूरी जी डिस्ट्रिक्ट और पूरे पहले डिवीजन और पूरे डिस्ट्रिक्ट, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं एक क्रम से पूरी वीडियो आपको मिलते जाएंगे, एक क्रम से मैं पूरी वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगा। मध्य प्रदेश की पूरी वीडियो एक एक प्ले लिस्ट में आपको मिलता जाएगा। और अगर आप पैक कोर्स लेना चाहते हैं किसी के भी, अगर आप एसएससी हो गया या कि एसआई एमपीएसआई के लिए खासकर मैं बता दूं, एमपीएसआई और एमपी पुलिस, ठीक है, एमपी पुलिस, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना, ठीक है? तो ये चीज़ें हम आपको लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे और आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो चलता हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखिए, मध्य प्रदेश की जो सामान्य परिचय है, तो हम किस बेस पे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को समझें। देखिए, पहला नंबर हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए भैया, इतना बड़ा मध्य प्रदेश को अगर हम समझें, अगर हम मध्य प्रदेश को अच्छे से समझने की कोशिश करें, जी हाँ, तो हमें इस मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमें क्या क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे मैं ये चर्चा करना चाहूँगा, ठीक है? तो आपसे मैं रिलेटेड टू अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की हम लोग भौगोलिक स्थिति को समझें। भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे, भौगोलिक स्थिति में हम पूरी बातें बताएंगे कि मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है, मध्य प्रदेश की देशांतर स्थिति कैसी है, मध्य प्रदेश की अक्षांश स्थिति कैसी है। तो ये अक्षांशीय स्थिति हम इसी में देखेंगे, और साथ साथ हम लोग जो है देशांतरी स्थिति भी इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है? अक्षांशीय स्थिति भी हम लोग समझेंगे, और साथ साथ हम लोग क्या समझेंगे बेटा, देशांतरी स्थिति भी हम लोग समझेंगे, ठीक है? देशांतरी स्थिति भी। तो अब वो अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं, तो अपन बात करेंगे पूरी बात की। जो रेखा पूरी तरह से इस तरह, ठीक है, एक पैरेलल खींची जाती है, ऐसे देख पा रहे हो, इस तरह से जो पैरेलल खींची गई है। मैप तो देखे होंगे, मैप तो आप अच्छे से तरह से जानते भी होंगे, मैप मैप आप देखते भी होंगे। अगर देखने नहीं भी आता है, तो आप बिल्कुल यार बेटा उसको आप पहले सीखिए, ठीक है? तो आप पहले ये इस तरह की जो ये रहते हैं, ठीक है, अपन देख पा रहे हैं, ठीक है? तो ये पूरी स्थिति, इसको हम कहते हैं क्या, अक्षांश। और देशांतर किसे कहते हैं दोस्तों, देशांतर है जो ये लॉन्गिट्यूडिनल रहती है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर इस तरह से खींची रहती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, देशांतरी स्थिति कहते हैं, ठीक है? तो ये पूरी भौगोलिक स्थिति में हम समझेंगे, जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे प्रशासनिक स्थिति, इनकी प्रशासनिक स्थिति को समझेंगे, ठीक है? प्रशासनिक स्थिति में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, पूरी बातें अभी बताऊंगा। प्रशासनिक स्थिति में हम लोग संभाग पढ़ेंगे, देखते जाइए। बताइए प्रशासनिक, एक मिनट मैं आपको इसको रफ कर देता हूँ, फिर इसके बाद चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात अपन बात करें, तो देखिए, एक मिनट ना, हाँ, बस रफ हो जाए, 2 मिनट लगेगा, बस, ठीक है? तो चलें कहाँ पे, अब हम देखेंगे कि अपनी मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति को कैसे समझेंगे। तो प्रशासन की स्थिति में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, प्रशासनिक स्थिति में हमारा प्रशासन कहाँ कहाँ पे स्थित रहता है, कहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो हमें संभाग का ज्ञान होना चाहिए, यानी उस संभाग हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कितने संभाग हैं और कौन संभाग छोटा है, कौन सा संभाग बड़ा है, साक्षरता दृष्टि। तो संभाग में भी रहते हैं हमारे प्रशासनिक स्थिति। अब प्रशासन जो है किसको संभालता है प्रशासन, तो देखिए जिला, डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि संभाग किससे मिलकर बना होता है, जिला से मिलकर बना होता है डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे प्रशासनिक स्थिति रहती हैं। इसके बाद प्रशासन जिला के बाद हमें और किसका ज्ञान होगा, हमें विकास खंड को देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के विकास खंड को हम लोग अच्छे से समझेंगे।
ठीक है। तो विकास खंड को हम समझेंगे, कितने विकास खंड है, अभी 343 के विकास खंड ही है प्रेजेंट में। इसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें तहसील के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम फिर इसके बाद तहसील यानी 424 समथिंग कितने अभी समय पे तहसील दिखने को मिल रहा है, तो तहसील के बारे में फिर हम पढ़ेंगे। फिर तहसील के बाद हम क्या पढ़ेंगे, तहसील के बाद हम ग्राम पंचायत पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम जो है पढ़ने वाले हैं ग्राम पंचायत। हाँ बिल्कुल सही आपने सुना है, हम लोग जो है ग्राम पंचायत पढ़ेंगे। इसके बाद हम ग्राम पंचायत पढ़ेंगे। तो अब हम बात ये कह रहे हैं कि देखिए संभाग पढ़ेंगे, जिला पढ़ेंगे, विकास खंड पढ़ेंगे, तहसील पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत, ये सब किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, प्रशासनिक स्थिति के आधार पे हम इसको समझेंगे। फिर तीसरा नंबर जो महत्वपूर्ण है वो राजनीतिक स्थिति के बारे में समझना। जी हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक स्थिति। जी बिल्कुल सही आपने सुना है, इसको आप लोग लिखते जाइए, नोट्स जरूर बनाते जाइए दोस्तों। देखिए मैं समझ सकता हूँ आपकी पूरी बातों को क्लियर, आपकी मैं फीलिंग भी समझ सकता हूँ कि सर इतना समय नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जितना भी आप समय दो ना 100% दो, उसका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं और उसका नोट्स अगर आप नहीं बना रहे हैं तो कोई काम का नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो इसके बाद हम तीसरी पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, राजनीतिक स्थिति में हम बताएं, तीसरा नंबर राजनीतिक स्थिति पढ़ेंगे। देखिए राजनीतिक स्थिति की जब हमारी बात होती है तो मैं आपको बता दूं कि हमारा राजनीतिक जो स्थिति होती है वो डिपेंड करता है कि भैया लोकसभा सही है ना, लोकसभा में कितने सीटें हैं, किसी भी स्टेट में लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, जैसा आप जानते ही हो। अच्छा, लोकसभा सीटें के बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, राज्यसभा सीटें भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि वो राजनीतिक में आता है। और राज्यसभा के बाद आपको और किसका ज्ञान होना चाहिए, राज्यसभा के बाद आपको होना चाहिए कौन सा, विधानसभा। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा की ही बात मैं कर रहा हूं। मैं एक एक चीजें और समझाऊंगा, टेंशन न लीजिए, पूरी वीडियो मैं रिलेटेड बताऊंगा। ये मेरी पहली वीडियो है, इसके पहले मैंने एक चीज और बता दे रहा हूँ कि मैं आपको इसके पहले पूरी संभाग को पूरी बात बताया हूँ और इसकी डिस्ट्रिक्ट को समझाया हूँ, लेकिन अगर आप नहीं है तो इसके बाद वाली वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें भी समझा दूंगा मैं। देखिए लोकसभा और राज्यसभा ये सब चीजें हम अभी चर्चा कर लेंगे, इसकी बात नहीं है। सबसे पहली बात विधानसभा सीटें के बारे में जानने के बाद हम चौथे नंबर में न्याय की स्थिति समझेंगे उसकी। अब न्याय की स्थिति को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, न्याय की स्थिति में सबसे पहली बात अपन हाई कोर्ट होता है भाई, आप सब ये जानते हो कौन होता है, हाई कोर्ट होता है कि नहीं। हाई कोर्ट अगर उसके नीचे फिर खंडपीठ उसके होते हैं जो मध्य प्रदेश के अलग अलग हैं, खंडपीठ ग्वालियर है ना, और इसमें हम लोग खंडपीठ देख लेंगे, और इंदौर है, ये दोनों खंडपीठ है। अब पांचवा नंबर उनकी आर्थिक स्थिति से समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम उसके मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को समझेंगे। तो आर्थिक स्थिति में अपन सबसे पहले हमारा जो मध्य प्रदेश है वो कृषि आता है, कृषि प्रधान देश है, हमारा भारत ही है, तो कृषि उसका देखेंगे। और दूसरा हमारा मध्य प्रदेश जो जाता है खनिज में, तो खनिज भी हमारी आर्थिक स्थिति का सबसे बड़ा कारण भी है। तो ये दो चीजें हम पांचवें नंबर में आर्थिक स्थिति को समझेंगे। तो ये चीजें जो मैंने आपके सामने बताया मध्य प्रदेश के समान परिचय में, ये बहुत आपका रोल निभाएंगे और इस तरह के पूरे मध्य प्रदेश को हम चर्चा समझेंगे। सबसे पहली बात हम भौगोलिक स्थिति समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है भौगोलिक स्थिति। अब देखिए भौगोलिक स्थिति अगर हमें जानना है मध्य प्रदेश की, अगर भौगोलिक स्थिति हमें अगर जानना है तो अगर भौगोलिक स्थिति में अगर मध्य प्रदेश की अगर मैप को हम समझें तो आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको चर्चा करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए अपना ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये आपका अपना क्या है, मान लीजिए मध्य प्रदेश है। मैं ऐसे ही हल्का नॉर्मली थोड़ा सा उस तरह बना दे रहा हूँ, रफली टाइप का है। अब ये मध्य प्रदेश है, जैसे ये ऊपरी वाला क्षेत्र है आपका मुरबिंड मुरैना है ना, ये वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद अपन देखेंगे तो सबसे पहली बात इनकी अक्षांशी विस्तार क्या, अक्षांश मतलब ये बेटा अक्षांशी और देशांतरी, ये दोनों विस्तार आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए अगर हम अक्षांशी बात करें तो ये अक्षांश, ये ऐसी रेखाएं आपके अक्षांश कहलाती हैं, और ऐसी रेखाएं ये भी आपका अक्षांश कहलाती है। तो अक्षांशी विस्तार में अगर मैं आपसे चर्चा करूंगा, अगर अक्षांशी स्थिति की अगर मैं बात करूंगा तो आप ये देखेंगे, पहली बात तो हमारा मध्य भारत में अगर इनकी मैप में समझाएं तो भारत में अगर हम बात करें, ठीक है बेटा, अगर हम भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में हमारा मध्य प्रदेश जो है ना,
ये उत्तरी, मतलब अगर पृथ्वी की बात करें तो पूरा भारत ही हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि ये जो बात होगी ना कहीं हमारा ये विषुवत रेखा भूमध्य रेखा होगा जो 0 डिग्री पे होगा। तो 0 डिग्री के उत्तरी भाग में हमारा भारत है और भारत में ही हमारा मध्य प्रदेश है। तो आप समझ लीजिएगा कि इनकी अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। पहले तो ये जान लो हमारा मध्य प्रदेश को जो अक्षांशीय स्थित है वो कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब उत्तरी गोलार्ध में है तो अगर अक्षांशीय स्थिति को हम समझें तो उत्तरी अक्षांश में कहां से कहां तक है, तो देखिए 21 डिग्री, आप याद कर लीजिए 6 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट से शुरू हुआ है तो जा करके आपको बता रहा हूं 26 डिग्री और 30 मिनट, 30 मिनट मतलब ये मिनट। तो यहाँ तक का अगर हम देखें 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो 26 डिग्री 30 मिनट तक ये यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो हमारा ये मध्य प्रदेश स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थिति आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया होगा। तो ये स्थितियां हमारे मध्य प्रदेश की बनी हुई हैं, ये अक्षांशीय स्थिति है। बेटा अब एक बात बताइए, मैंने अभी अक्षांशीय स्थिति आपको क्या बताया, आप कहेंगे सर अक्षांशीय स्थिति हमें बताए हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो 21 डिग्री, समझते जाइए 21 डिग्री 6 मिनट उन्हें उत्तरी गोलार्ध से लेकर के 26 डिग्री और 30 मिनट तक आपने यहाँ पे हमें बताया, बिल्कुल सही है। अब आपको देशांतरी स्थिति समझा दें, क्योंकि स्थिति में हमें तो पढ़ना पड़ेगा दोनों। तो देशांतरी स्थिति में अगर हम मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो देशांतरी स्थिति में जब हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए भैया देशांतरी स्थिति से हमें टाइम का भी पता होता है, जो टाइम में अंतर होता है ना उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देशांतरी स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो देशांतरी स्थिति में अपन देखें तो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर कितने बेटा 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के आपको मैं समझाना चाहूंगा 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट, समझ रहे हैं ना, 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट, यानी अगर इसमें हम देखें तो ये इनकी देशांतरी विस्तार है। 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट तक का ये जो है ये देशांतरी विस्तार। अब ये देशांतरी विस्तार मैप में कैसे समझोगे, आइए मैप में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैप में आपको यहाँ पे पॉइंट करना है 74 डिग्री 9 मिनट और आप सीधे चले आएंगे और ये लास्ट वाला जो है अपना ये यानी पूर्वी वाला मध्य प्रदेश, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आप आएंगे तो 82 डिग्री 48 मिनट ये है आपका लास्ट। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 74 से लेकर के और 82 के बीच में लगभग 8 देशांतर का अंतर है, 8 देशांतर का अंतर आता है, ध्यान रखिएगा। और 8 देशांतर में मैं एक बार फिर से समझा दूं आपको, 8 देशांतर में अगर हम बात करें तो एक देशांतर को पार करने में, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय। और तो फिर 8 देशांतर पार करने में उसे कितना समय लगेगा, तो 8 देशांतर पार करने में उसे 8 × 4 यानी 32 मिनट, यानी सीधा 32 मिनट का अंतर पड़ेगा। यानी आप सीधा सिंगरौली की अगर देखो, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली की अगर हम बात करें और इधर अलीराजपुर की बात हम करें तो इनके बीच में कितने मिनट का अंतर रहता है, तो इनके बीच में सूर्य उदय होने का लगभग 32 मिनट का अंतर होता है। ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि तभी ना सन हुआ सूर्य, क्योंकि सूर्य की जो स्थिति होती है पृथ्वी के चलन के गति पर डिपेंड करता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इनमें 32 मिनट का अंतर होता है। और ये समय का जो हम लोगों को मानक समय है, जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय है, इनकी जो बातें होती हैं बेटा आपको मैं समझा दूंगा, एक एक चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, तो ये आप लोग इसी हिसाब से समझ। चलिए अब हम देखेंगे तो ये अक्षांशीय विस्तार आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, मानक रेखा हमारा मध्य भारत का जो मानक रेखा है, समझते जाइए। भारत, एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके पेपर में कि इसी से भारत का जो मानक रेखा है मानक रेखा मध्य प्रदेश के कौन से जिले से होकर गुजरता है, तो आपको मैं बता चुका हूं सिंगरौली, क्योंकि सबसे पूर्वी जिला है, तो सिंगरौली क्या है बेटा, सिंगरौली जिले से होकर गुजरता है।
दूसरी बात, पश्चिम से पूर्व में लगभग कितने मिनट का, पश्चिम से पूर्व में, अभी एक क्वेश्चन और बन रहा है, पश्चिम से पूर्व में लगभग कितने मिनट का अंतर है, तो अभी मैंने बताया खुद, अभी बताइए 32 मिनट का अंतर है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं, जी हाँ दोस्तों, ये पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पेपर में पूछते हैं। मेरी बात मानिए, आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए, एक एक चीजें अगर प्रेम पूर्वक समझेंगे पूरी बातें क्लियर हो जाती है। दुनिया में ऐसा कोई चीज है नहीं जो आपसे ना बने। ठीक है, केवल मेहनत चाहिए, और इतनी जल्दी बेटा किसी को भी सिलेक्शन नहीं मिलता है, चाहे अपने आप को कोई ना भी समझे। बिना मेहनत किए, बिना तपे आदमी या कभी भी कोई भी चीज कभी किसी को मिला ही नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि किसी को अगर किसी के पिताजी खत्म हो गए हैं, उनको उनकी नौकरी मिल जाती है, वो बेचारे देख सकते हैं उनको कितनी बड़ी विपत्ति होती है, इसलिए सरकार उनको फिर इस तरह से देती है। लेकिन बेटा अगर ओरिजिनल में आपका किसी की जॉब पाना चाहते हैं ना, तो अपने टैलेंट को लाना बहुत जरूरी है, और वो टैलेंट आपके अंदर है, बस आप थोड़ा सा उसका यूज करिए। ठीक है, तो ये पूरी बातें हमने आपके सामने शेयर किया। तो अपन सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो हम पढ़ रहे हैं, तो अक्षांशी विस्तार हमने समझा। अब हम पड़ोसी राज्य के बारे में समझेंगे कि मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कैसे है। तो देखिए, सीमावर्ती प्रदेश में अगर हम बात करें तो उसे मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, अभी केवल इतना समझिए। तो मध्य प्रदेश में टोटल पड़ोसी प्रदेश की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली बात आप एक काम करिए कि सबसे पहले बात आप ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश की, जैसे ये नॉर्थ, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, नॉर्थ से साउथ, और इधर ईस्ट से वेस्ट। ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ कहलाता है, ये ईस्ट कहलाता है, और ये आपका वेस्ट कहलाता है। तो नॉर्थ से साउथ अगर हम इनकी विस्तार समझें, तो देखिए वो अपन जब बात करेंगे तो 8,600, अगर हम इनकी जो अक्षांशी स्थित और देशांतरी स्थित के बात अगर हम करेंगे, पूरी बातें क्लियर करेंगे, तो उनकी बातें हम अच्छे से ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो आपके इसमें जो भी रहेगा, इतना कि आपके सबसे उत्तरी वाला जिला कौन सा है, सबसे मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी वाला जिला कौन सा है, और फिर अपन साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे मतलब पश्चिमी वाला जिला कौन सा है, और पूर्वी वाला, और सबसे पश्चिमी वाला जिला कौन सा है। अगर ये क्वेश्चन करता है तो सबसे उत्तरी वाला जिला जो है, अगर हम बात करें तो मुरैना है। ठीक है, और सबसे दक्षिणी वाला जिला की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी वाला जिला है बुरहानपुर है। और अगर हम पश्चिम की बात, पूर्वी की बात करें, तो सबसे पूर्वी वाला जिला आपको हम बता भी चुके हैं, सिंगरौली है, जहां से हमारे मध्य प्रदेश का जो भारत का मानक रेखा गुजरती है। और सबसे पश्चिमी वाला जिला की अगर आपसे पूछे, तो इसका सही आंसर है बेटा अलीराजपुर। ठीक है, तो ये पहले जानो। अब देखिए, ये जो उत्तर और ये पश्चिम है, इसी के बीच में राजस्थान स्थित है, राजस्थान का सीमा लगता है। अभी हम पूरा बताएंगे, अभी बस इतना जानिए। और पश्चिम साइड में जब आप जाएंगे, तो पश्चिम साइड में आपको मैं बता दे रहा हूं, गुजरात स्थित है। दक्षिण में आप आएंगे भैया तो महाराष्ट्र स्थित है। और अगर अपन, एक बात है, पूर्व में अगर हम बात करें, तो पूर्व साइड में आप सब जानते हो छत्तीसगढ़ स्थित है। और उत्तर में आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश स्थित है। ये अपन बात करेंगे, फिर अभी पूरा विस्तार पूर्वक बात करेंगे। अभी इतना ही है, अभी इतना वे समझा दे रहे हैं, क्योंकि अपने को केवल इसमें आपको मध्य प्रदेश की इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको समझाने के बाद एक काम कर रहे हैं, बातें एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी बात आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं पड़ोसी राज्य के बाद जलवायु। अब आप थोड़ा सा पूरे पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी आपको पूरी बातें क्लियर कराई जाएगी, अलग अलग क्लास होंगी। अभी आपको केवल एक तरह से नहीं कहते हैं कि कोई भी चीज की ज्ञान हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि भैया देखो यार, आप ये बताइए, जब 12 खड़ी आप लोग पढ़े हुए, तो क्या जरूरी है कि तुरंत आपसे हिंदी बनने लग गया होगा? अरे उसमें बहुत सारा और दिमाग भी लगाना पड़ता है, सही है। ऐसे इंग्लिश भी जब पढ़े होंगे, का से ज्ञान तक की स्पेलिंग याद किए होंगे, तो क्या आपसे जरूरी है कि तुरंत ही आपसे इंग्लिश पढ़ने बना होगा? नहीं नहीं, उसमें बहुत सारे नियम कानून अपने से भी कुछ समझना भी होता है। ठीक है, कुछ याद भी करना पड़ता है, कुछ नियम रूल होते हैं,
तो इसलिए अपन इस चीजों को अभी हम ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो जलवायु के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत बचा हुआ है। जलवायु देखिए, मध्य प्रदेश में जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बस इतना जानिए कैसे पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय 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 मानसूनी जलवायु, क्योंकि मानसून पे भी हमारा मध्य प्रदेश मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मानसूनी जलवायु के बाद आपको बता देते हैं कि मालवा के पठार में एक जो हमारा मध्य प्रदेश का जो मालवा बीच वही वाला क्षेत्र आप देखोगे, मध्य प्रदेश की मैप समझोगे तो मालवा जो पठार होगा, मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है। हमारे मध्य प्रदेश का आदर्श जलवायु, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, आदर्श जलवायु। आदर्श जलवायु, ठीक है। आदर्श जलफायन बोले थे ना हमारे मध्य प्रदेश का आदर्श जलवायु, तो ये मालवा के पठार में है। मध्य भारत के पठार में, ये मध्य भारत जो पठार है उसमें विषम जलवायु पाई जाती है। आपको मैं थोड़ा मेन समझा रहा हूँ। मध्य भारत के मध्य मतलब मध्य भारत पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? विषम जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु बेटा? विषम जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो ये आप बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात और करते हैं, इसमें एक चीज और आपको समझा देते हैं, बढ़िया से समझ करेंगे। एक चीज और जान लीजिए, वर्षा, जो हमारा वर्षा है, वर्षा का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। अब वर्षा देखिए, आपको 3 टॉपिक पूरी अच्छी तरह से क्लियर करा दिया गया। अब हम वर्षा की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, के बारे में बात करेंगे। बताइए, वर्षा के बारे में बात करेंगे। देखिए वर्षा में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो वर्षा है, यहाँ वर्षा, तो वर्षा में देखिए मध्य प्रदेश में अलग अलग तरह से वर्षा होती है। पहले बात, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? औसतन की अगर हम बात करें, अगर हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में औसत वर्षा तो लगभग 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दूसरी बात, अगर मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देखिए वर्षा में क्वेश्चन बनेगा सर्वाधिक वर्षा, तो सर्वाधिक वर्षा जो मध्य प्रदेश में होती है वो पचमढ़ी में होती है, लगभग पचमढ़ी में। और सबसे कम वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? गोहद, भिंड में। ठीक है, चलिए अब ये वर्षा का हो गया, वर्षा समझ में आ गया। अब वन की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं बेटा? उष्ण कटिबंधीय, जब जलवायु उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। दूसरी बात, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? भाई वनों में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन सा पाया जाता है जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वृक्ष पाया जाता है वो सागौन का वृक्ष है। ठीक है, चलिए तो ये वन में मेन में देखो बेटा, अभी हम पूरी बात बताएंगे, पूरी वन पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अभी आप कहते ना एक प्रस्तावना में एक मध्य प्रदेश की अगर हम कोई डिटेल करना चाहे, नहीं करना चाहते, केवल मध्य प्रदेश को थोड़ा सा जानना चाहते हैं। जैसे आप हमारा जो संविधान है, संविधान का अगर आप प्रस्तावना पढ़ लेंगे आप, तो पूरी संविधान आपको समझ में आ जाएगा, उसी तरह से है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि सर अभी हम इतना छोटा पढ़ा रहे, नहीं नहीं नहीं, वो पूरा पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। बस अभी आप इतना बस समझिए, एक एक चीजें क्लियर करिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखो मेरी बात समझिए, आप अगर अच्छे मन से लगातार पढ़ते रहेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं, या कोई भी ये दुनिया के कोई भी यूट्यूबर होंगे या कोई भी पढ़ाने वाले टीचर होंगे, वो यही कहेंगे बेटा धैर्य, धैर्य सबसे बड़ा आपके पास चाबी है। अगर आपके अंदर धैर्य है तो हर चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन आपके पास धैर्य ही नहीं है, तो आप सोचते हो कि वो व्यक्ति बन गया IAS तो मैं क्यों नहीं बन रहा हूँ। अरे भैया, उसकी पीछे का अगर आप बैकवर्ड दे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी कितना सारा बहुत ज्यादा बेचारा तपा होगा, तभी वो IAS आज बन गया। ठीक है, तो आप पहले उनके में जाइए। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए अपन आगे की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहली बात अब मृदा पढ़ते हैं। देखिए बेटा, मृदा में अगर हम थोड़ा सा देखिए, पूरी बात तो भी मृदा में पूरी मृदा पढ़ेंगे ही, भले मृदा में अगर हम बात करते हैं
तो देखिए मध्य प्रदेश में जो मृदा है, सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? अब मृदा से सवाल में ये जान लीजिए। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा, मृदा तो जानते हो ना, जहाँ पे आदमी ऊपरी वाला लेयर, पृथ्वी का ऊपरी वाला लेयर, जहाँ पे जहाँ का मृदा को देख करके उसकी क्वालिटी, उर्वरक क्षमता निकाली जाती है और उसमें जल धारण की क्षमता निकाली जाती है। तो मृदा, तो सर्वाधिक मृदा जो है काली मृदा पाई जाती है। आप पहले जानिए कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा, जो कि कितने परसेंट होती है बेटा? लगभग 43%, 43% होती है। ठीक है, कौन सी मृदा पाई जाती है इसमें? काली मृदा, जो 43% होती है। ठीक है, चलें कर्क रेखा। अब अपन देखते हैं इसमें कर्क रेखा पे। कर्क रेखा अगर हम बात करते हैं तो कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि कितने जिलों से, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका है 14 जिलों से ये कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। तो 14 जिलों से जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब वो जिले का नाम अगर आपसे पूछ देता है तो सबसे पहली बात, आप इधर जाएंगे तो रतलाम मिलेगा आपको, कतलेआम होते हुए रतलाम। रतलाम से आप कहां जाएंगे? उज्जैन में आएंगे, महाकाल जी के दर्शन करेंगे। उज्जैन से आने के बाद आप फिर आगर मालवा आ जाएंगे। आगर मालवा से होते हुए आप पहुंच जाएंगे राजगढ़, राजगढ़। राजगढ़ से फिर आप आ जाएंगे होशियार होने सीहोर। फिर आपको भोपाल आना पड़ेगा और भोपाल के बाद आप आ जाएंगे विदिशा। विदिशा के बाद आप आ जाएंगे रायसेन। रायसेन के बाद आप आ जाएंगे सागर। सागर के बाद आप आ जाएंगे दमोह और दमोह के बाद आप आ जाएंगे जबलपुर और जबलपुर के बाद आप आ जाएंगे कटनी और फिर कटनी के बाद उमरिया और उमरिया से फिर आप आ जाएंगे शहडोल। तो ये 14 जिले जो मैं आपके सामने बोला, ये पूरे 14 जिले की जो चर्चा हम लोग किए, तो आप देख पा रहे हैं रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये 14 जिले से कर्क रेखा होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे बनते हैं, आपके पेपर में बने हैं बेटा। इससे को हमें थोड़ा सा नोट करना, बाकी अच्छे से समझाएंगे। आपको बता रहे हैं पूरी विथ फिगर के साथ, पूरा मैप के साथ एक चीजें अभी बताऊंगा। मैं केवल एक इंट्रोडक्शन लेकर आया था, वो इतना डिटेल कर आ रहा हूं मैं, इसलिए कर रहा हूं कि आपको बोर ना हो, ये क्लास आपको बोरिंग ना लगे, क्योंकि आपको पूरी लगातार तो पढ़ना है। क्योंकि भैया अगर आप थोड़ा भी इधर उधर हुए तो गए काम से, अभी आपको इधर उधर होना ही नहीं है, आपको पूरी फोकस करना है पूरा, क्योंकि आपको पूरे याद भी इनको रखना है। ये तो केवल लिखाया गया है, लेकिन आपको अभी पूरे लर्न भी करना है, याद भी करना है, पूरी A to Z आपके माइंड में होना चाहिए। ये सब चीजें आपके माइंड में सबसे पहले। अब इसके बाद हम केंद्रीय बिंदु, देखिए केंद्रीय बिंदु से संबंधित पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। देखिए अगर पूरी अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु की अगर हम बात करें, अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु की अगर हम बात करें, अखंड भारत का केंद्र बिंदु अगर हम बात करें, तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु पूछा जाए तब उसको बैतूल है। तब हमारा मध्य प्रदेश का कौन सा भाग आता है? बैतूल आता है। अखंड भारत का जो पूरे अखंड भारत का केंद्र बिंदु पूछा जाए तो बैतूल है। बैतूल में एक बरसाली नाम का गांव है, बरसाली, वहां पे। दूसरा, अखंड भारत के बाद आपको दिखा रहा हूं कि भारत के भौगोलिक स्थिति में बिंदु, अगर भारत का भौगोलिक स्थिति का माध्यमिक बिंदु, भारत के भौगोलिक स्थिति का केंद्र बिंदु आपसे पूछे तब क्या होगा? स्थित का केंद्र बिंदु पूछेगा, भारत के भौगोलिक स्थिति का केंद्र बिंदु पूछेगा, तब करौंदी आएगा। कटनी, करौंदी जानते हो ना, महर्षि आश्रम भी है वहां पे, करौंदी, कटनी जिला में।
मनोहर ग्राम है वहां पे। अब पृथ्वी का केंद्र बिंदु अगर आपसे पूछे, पूरा पृथ्वी का ही केंद्र बिंदु पूछे, तब कौन है पृथ्वी का केंद्र बिंदु? तब उज्जैन आता है बेटा। तब कौन आता है? उज्जैन आता है। उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर, जो मंगलनाथ मंदिर बना हुआ है ना, वो आता है पूरे भारत का केंद्र बिंदु। तो इन चीजों को समझ के आपको क्या लगा कि पूरा मध्य प्रदेश में केंद्र बिंदु, इसलिए इसको मध्य प्रदेश कहा गया, क्योंकि मध्य प्रदेश का मतलब हर अखंड भारत का केंद्र बिंदु भलाई से बैतूल में, लेकिन है तो मध्य प्रदेश में। भारत का भौगोलिक स्थिति केंद्र बिंदु ये भी करौंदी है तो मध्य प्रदेश में। पृथ्वी का केंद्र बिंदु है उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, तो ये भी आखिरकार मध्य प्रदेश में है। तो कहाँ कहना चाहिए कि आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये पूरी बातें क्लियर हो गई। तो ये भौगोलिक स्थिति को हमने समझा। अब प्रशासनिक स्थिति को कैसे समझेंगे? दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो प्रशासनिक स्थिति की हम बात करेंगे। तो प्रशासनिक स्थिति को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ी सी वेट करना होगा। वो वेट ये है कि नंबर 1 में हम संभाग पढ़ें। तो देखिए मध्य प्रदेश में अगर संभागों की बात करें तो जैसे टोटल संभाग 10 है, ठीक है। टोटल जिला की अगर हम बात करें तो 52 है। टोटल विकास खंड की बात करें तो अभी हम देखते बता रहे हैं पूरे विकास खंड की बात करें। देखिए मैं जो जो बता रहा हूं, पहले तो मैं आपको समझाया संभाग, फिर संभाग सॉरी 10, फिर मैंने जिला बताया, या विकास खंड, फिर मैंने आपको बताया विकास खंड, विकास खंड का समूह कहलाता है जिला। इसके बाद विकास खंड 313, फिर आ गया आपका तहसील, तो तहसील लगभग 4 से 24, फिर आपका ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें भैया तो ग्राम पंचायत का 23,922 ग्राम पंचायत। इसके बाद नगर निगम, नगर निगम की अगर हम बात करेंगे तो नगर निगम में लगभग 16 + 2 है। नगर निगम के बाद नगर पालिका की अगर हम बात करें तो नगर पालिका कितनी आ जाएगी? 98। और अगर कुल ग्राम की अगर हम बात करें तो कुल ग्राम आपका 54,903। तो ये कुल ग्राम आपका आ गया। तो कुल मिलाकर के ये प्रशासनिक स्थिति को समझने के लिए संभाग, जिला, तहसील, ग्राम पंचायत ये जानना जरूरी है और कुल ग्राम जानना जरूरी है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये पूरी आंकड़े लेटेस्ट ही आंकड़े माना जा सकता है। अब राजनीतिक स्थिति को अगर आपको मध्य प्रदेश को राजनीतिक समझना है तो लोकसभा समझना होगा जो 29 सीट है मध्य प्रदेश का, राज्यसभा समझना होगा जो 11। देखिए अगर हम न्याय की स्थिति में देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं वो 29 है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ था तब वो अलग बात थी, तब वो टोटल अविभाजित मत तब 40 था, लेकिन अब 29 है। राज्यसभा की अगर राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो आप टोटल अभी 11 है, लेकिन पहले जब वो था अपना छत्तीसगढ़ उसमें शामिल था तब उसमें जाकर 16 थे। विधानसभा की बात करें बेटा तो पहले था 300, अभी अब तो है 230। अच्छा 231 एक और है उसको बताऊंगा, और एक हो गया अब वो सर 320 था। तो एक भी अब हट गया है। 104 में संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें 2020 में जो है ये जो है इसको हटा दिया गया है, यानी अगले भारतीय समुदाय को इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये आप लोग जान चुके हैं, तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब बताइए पूरी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे जी सर हो गई। अब हम
देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरी बातें यहाँ तक की राजनीतिक स्थिति तक की आपको बातें क्लियर हो गई। न्याय की स्थिति में समझिए, न्याय की स्थिति जब पढ़ेंगे आप लोग तो यहाँ पे मैं समझा दूं हाई कोर्ट। जब आप हाई कोर्ट पढ़ते हैं तो हाई कोर्ट में आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 ठीक है को जबलपुर में इसकी जो है स्थापना जबलपुर में की गई। ठीक है, बनाई। और इसके पहले नागपुर था, इसके पहले नागपुर था, ध्यान रखिएगा नागपुर। ठीक है, अब इसके बाद आपको मैं बता दूं और इसके अलावा और क्या समझना है। मध्य प्रदेश का जो भवन बना है हाई कोर्ट जो भवन बना है उसके क्वेश्चन आया करता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। उसके भवन के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार कौन थे? इसके जो वास्तुकार थे बेटा वो आपको क्वेश्चन में आया करता है हेनरी इरविन। कौन है? हेनरी इरविन। ठीक है, हेनरी इरविन है। और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट को 2 खंडपीठ हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कितने खंडपीठ हैं? हाई कोर्ट के 2 खंडपीठ हैं। एक आपको याद हो जाएगा, आपको एक खंडपीठ इंदौर याद रखना है और दूसरा आपको याद रख लेना है ग्वालियर। ठीक है, तो ये बातें आपको इतनी जानना, न्यायिक स्थिति में भी इतना जानना बहुत है। अब आर्थिक स्थिति में पहला नंबर आपका खनिज देखेंगे और दूसरे नंबर पे आप कृषि देखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि आर्थिक स्थिति में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान देश है। पहली बात तो अर्थव्यवस्था अगर हम मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश का जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। ठीक है, और इसके बाद मध्य प्रदेश की सोया, अब देखिए मध्य प्रदेश जो सोया दलहन में अगर हम देखें दलहन में सोयाबीन में प्रथम स्थान रखता है, नहीं रखता? बताओ। और लगभग 20 प्रकार के, और लगभग हमारे मध्य प्रदेश, और खनिज की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का हीरा व तांबा उत्पादन में प्रथम है। मध्य प्रदेश जो हीरा है और बीबीबी है और तांबा, इसमें जो है मध्य प्रदेश पहला स्थान रखता है। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश जनसंख्या और ये सब चीजें की अगर हम चर्चा करेंगे तो आपको और आ जाएगा कृषि, और उसमें साक्षरता भी अपन देखें तो मध्य प्रदेश साक्षरता 69.35% है, लगभग 69.35% हमारे मध्य प्रदेश का साक्षरता दर है। और अधिकतम साक्षरता वाला जिला अगर आपसे पूछा जाएगा तो जबलपुर होगा, और जबलपुर में आप 81% लोग जो है साक्षर हैं। और सबसे न्यूनतम अगर पूछा जाएगा तो अलीराजपुर है। अलीराजपुर में अगर मैं बता दूं तो इसके लगभग 36% लोग जो हैं अभी पढ़े लिखे हैं। और लिंगानुपात की अगर हम मध्य प्रदेश की लिंगानुपात थोड़ा सा देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के जो लिंगानुपात की अगर हम थोड़ा सा बता दें तो देखिए लिंगानुपात थोड़ा सा जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश के लिंगानुपात, तो लिंगानुपात में अगर हम जाने तो देखिए 931, 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं हैं। और मध्य प्रदेश अधिकतम लिंगानुपात बालाघाट में है। अब देखिए अधिकतम लिंगानुपात वाला जो है डिस्ट्रिक्ट जो है अपन देखें तो कौन है अधिकतम लिंगानुपात वाला जो है, तो उसमें जिला में अगर देखा जाए भैया तो आप जान सकते हो बालाघाट है। और बालाघाट में क्या लिंगानुपात है तो 1000 पुरुषों में लगभग 1021 लड़की हैं। ठीक है, और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात अनूपपुर है। ध्यान रखिएगा लिंगानुपात में लिंगानुपात में सबसे कम लिंगानुपात भिंड है। भिंड में लगभग आपका 836, 1000 पुरुषों में 836 सबसे कम लिंगानुपात है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, आ जाएगा कम लिंगानुपात है। ठीक है, तो आपका भिंड हो जा रहा है। तो देख पा रहे हैं आप, एक एक चीजें अगर समझेंगे तो आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई रे, पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगी, ये आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अब हम अपन और भी बात करते रहेंगे, लगातार होता रहेगा, ऐसी बात नहीं है इसमें। मध्य प्रदेश के परिचय में थोड़ा सा जानकारी ले लें तो आप सब जानते हो कि मध्य प्रदेश का गठन के बाद मध्य प्रदेश का जो परिचय में देखा जाए तो इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 में हुआ था। और मध्य प्रदेश का उपनाम कई है, सोया प्रदेश भी कहते हैं, टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, मध्य प्रदेश भी कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं, हीरा प्रदेश भी कहते हैं,
पता शहर भी कहते हैं, वनों का और राज्य भी कहते हैं, उद्यानों का भी राज्य कहते हैं, तेंदुओं का राज्य भी कहते हैं। इतने सारे नाम है यार मध्य प्रदेश के हमारे, है ना। मध्य प्रदेश को अब क्या कहना, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसमें। अब थोड़ा मध्य प्रदेश की प्रतीक और चिन्ह की बात करें तो सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के जो प्रतीक है, तो आप जानते हो इसका वृक्ष जो है, राजकीय वृक्ष जो है बरगद है, जो आप देख पा रहे हैं। राजकीय पुष्प सफेद लिली की बात करें, ये है सफेद लिली। और राजकीय पक्षी दूधराज साहब बुलबुल के बारे में हम चर्चा यहाँ पे करें। इसके बाद है राजकीय आमा है, और राजकीय पुष्प सफेद लिली जो बात हो चुकी है। राजकीय पशु बारहसिंगा है बेटा। और ये राजकीय खेल है, ये मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। यहाँ पे राजकीय खेल है, राजकीय खेल कौन है भैया, मलखंभ है। राजकीय खेल कौन है, मलखंभ है, जो मैंने यहाँ पे इमेज बनाया था, देख लो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल इस तरह से मलखंभ में खेल होता है, ठीक है। तो ये मलखंभ है। इसके बाद अपन बात करें राजकीय नृत्य राई है बेटा। तो राजकीय मछली जो है, आपको मैं बता दूं मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है वो महासिर टूट है। इसके बाद नोट राजकीय खेल 2013 में राजकीय, देखो 2013 में राजकीय खेल को मलखंभ को शामिल किया गया, और 2011 में मछली को टोटो ना महासिर मछली को राजकीय मछली घोषित किया। राजकीय नाट्य जो है माछ है मध्य प्रदेश का, और राजकीय फसल जो है सोयाबीन है। अब कुछ महत्वपूर्ण राजधानियां जो मध्य प्रदेश में आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो आप जान लीजिए, मध्य प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, संस्कार राजधानी जबलपुर को कहते हैं, आर्थिक खेल राजधानी इंदौर को कहते हैं, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली कह रहे हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है, और संगीत राजधानी मैहर है। तो आप देखिए, आपको ये पूरी चीजें आपको याद करना ही करना है बेटा। इसकी पीडीएफ आपको और मिल जाएगी, अगर आप डिटेल करना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप जो है, ठीक है, आप जाकर के किस में जुड़ सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम में जुड़ करके और हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और आप बहुत सारी चीजें आप हमसे पूछ सकते हैं, जो भी कंफ्यूजन। प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, संस्कार राजधानी जबलपुर है, आर्थिक खेल राजधानी इंदौर है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है, और संगीत राजधानी मैहर है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपको इसी तरह से वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ 56 चूरी सवाल है आपके लिए, वो है मध्य प्रदेश का गान। मध्य प्रदेश का गान है सुख का दाता सबका साथी, है ना, सबका ये संदेश है ना ये। अब इसकी रचनाकार महेश श्रीवास्तव है, इसके संगीतकार हैं आदेश श्रीवास्तव, और इसके गीतकार हैं शान या शांतनु मुखर्जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आदेश श्रीवास्तव इसके संगीतकार हैं, श्री महेश श्रीवास्तव इसके रचनाकार हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो अब मध्य प्रदेश की जो राजकीय चिन्ह के बारे में थोड़ा देख लें। देखिए चीन में सब, चीन नहीं है इसमें चिन्ह लिखा है, थोड़ी ये कम प्रिंट है। बाहरी जो है आप देखेंगे चिन्ह में, तो इसके बाहरी में जो है 24 स्तूप दिए गए हैं, और इसके बाद वृत्त है जो तरक्की और विकास का असीम संभावना है। तो वृत्त का है, तरक्की की बात कर रहा है। इस वक्त के भीतर मध्य प्रदेश, अब इस वृत्त के भीतर है, इस वृत्त के भीतर जो है मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते उत्तीर्ण है। अब इस वृत्त के अंदर सत्यमेव जयते लिखा है, और इसमें एक तरफ पे फसल गेहूं, एक तरफ पे धान है, जो बालियां अंकित है, ठीक है। केंद्रीय वित्त मतलब वित्त में अशोक स्तंभ की सिंह प्रकृति और राज्य की वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। स्तंभ सिंह में अशोक स्तंभ है सिंह, और इनकी राज्य वृक्ष और बरगद को इसमें दर्शाया गया है। तो ये पूरी बातें इसमें बता दिया गया, राजकीय चिन्ह के बारे में बता दिया गया है। तो आशा करते हैं ये पूरी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, और इसको अच्छे से एक एक चीज़ें आप पढ़ेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा दोस्तों। इसी तरह से आप अगर लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को अपने सब्सक्राइब करिए, और इसमें प्लेलिस्ट में जाकर के MP GK का पूरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको